हेलो बच्चों, मैं मनीष करदम आपका मास्टर करदम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों देखो, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की सब्जेक्ट एसएसटी में लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। इसका भाग फर्स्ट हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे भाग सेकंड। सत्ता की साझेदारी का मतलब मैं बता चुका था आपको कि जब कोई केंद्र सरकार अपनी शक्तियां निचले स्तर की सरकार में बांट देती है, अपनी शक्तियों का बंटवारा कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी। तो इस चैप्टर को हम समझने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ लेने के लिए कितने देशों को पढ़ते हैं? 2 देशों को। एक पढ़ा हमने बेल्जियम देश ने तो सत्ता की साझेदारी का प्रयोग किया। वहाँ के नेताओं ने व्यवस्थित रूप से सत्ता की साझेदारी का प्रयोग किया। जिस प्रकार सत्ता की साझेदारी का प्रयोग किया, उसी का एक कारण था कि वहाँ किसी भी प्रकार का गृह युद्ध नहीं हुआ। इसी चैप्टर को समझने के लिए हम आगे पढ़ेंगे श्रीलंका। किस देश को पढ़ेंगे? श्रीलंका देश को। देखो, बेल्जियम देश ने तो सत्ता की साझेदारी का प्रयोग किया था, लेकिन श्रीलंका देश ऐसी व्यवस्था अपने देश में नहीं अपना सका। तो उसका क्या अंजाम देखने को मिला, तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। इस चैप्टर में, आपके चैप्टर में ये इसी हेडिंग के द्वारा इस टॉपिक को समझाया गया है। तो इसी टॉपिक को हमने लिया है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो पहले हम समझते, मैंने आपको पहले ही बताया, जो कुछ भी हमें पढ़ना है तो पहले हमें उसका मीन समझना है कि इसका मतलब क्या, कहना क्या चाह रही है हेडिंग या चैप्टर, कहना क्या चाह रहा है हमसे। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है कि बहुसंख्यक समुदाय वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय लोगों की इच्छा व आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं और अपनी मर्जी से शासन करते हैं। क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। तो समझ में आया बहुसंख्यकवाद क्या होता है? जब बहुसंख्यक समुदाय वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय लोगों की इच्छा व आवश्यकताओं की अवहेलना कर अपने मन से शासन करते हैं। क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद क्या होता है बता दिया मैंने। बहुसंख्यक मतलब जो संख्या में अधिक होते हैं, कौन होते हैं? बहुसंख्यक। बहुसंख्यकवाद मतलब विचार। बहुसंख्यकवाद मतलब विचार। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम क्या देखेंगे? श्रीलंका में किस प्रकार सामाजिक संरचना, किस प्रकार श्रीलंका सामाजिक संरचना में बटा हुआ था। तो देखिए आगे बच्चों, तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम श्रीलंका में सामाजिक संरचना। श्रीलंका में किस प्रकार की सामाजिक संरचना थी। ठीक है, श्रीलंका में एक थे सिंगली भाषा वाले लोग और एक थे तमिल भाषा वाले लोग। कौन कौन से थे? एक थे सिंगली भाषा वाले लोग और एक थे तमिल भाषा वाले लोग। जो सिंगली भाषा के लोग थे, जो पूरे श्रीलंका में 74% थे। कितने? 74%। जो तमिल भाषा बोलते थे वो कितने परसेंट थे? 18%। सिंगली भाषा वाले लोग धर्म अपनाते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। और तमिल भाषा वाले लोग जो 18% थे, ये कुछ थे श्रीलंकाई तमिल और कुछ थे भारतीय मूल के तमिल। जो श्रीलंकाई तमिल थे वो कितने थे? 13%। भारतीय मूल के तमिल थे वो कितने थे? 5%। और ये दोनों मानते थे धर्म को एक, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू प्लस मुस्लिम, ये दोनों धर्मों को मानते थे, दोनों धर्मों को फॉलो करते थे। ठीक है, तो सामाजिक संरचना किसकी? श्रीलंका की। सिंगली भाषा वाले लोग और तमिल भाषा वाले लोग। जो सिंगली भाषा बोलते थे वो कितने थे? 74%। जो तमिल भाषा बोलते थे वो कितने थे? 18%। तो यहाँ अल्पसंख्यक कौन हो गए? तमिल। बहुसंख्यक कौन हो गए? सिंगली। जो सिंगली भाषा बोलते थे वो किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। जो तमिल भाषा बोलते थे वो श्रीलंकाई तमिल थे। कौन थे? श्रीलंकाई तमिल थे 13% और भारतीय मूल के तमिल थे 5%। कहने का मतलब श्रीलंका में जो तमिल भाषा को बोल रहे थे वो कितने परसेंट थे? 18%। जिसमें से श्रीलंका के तमिल लोग थे 13%। जो भारत से व्यापार करने के लिए श्रीलंका में पहुंचे थे, भारतीय मूल के तमिल बोला जाएगा उन्हें, वो कितने थे? 5%। तो ये कुछ हिंदू धर्म मानते थे, कुछ क्या मानते थे? मुस्लिम धर्म। तो इतना समझ में आया आपको। इसी बीच सिंगली और तमिल भाषा बोलने वाले लोग कुछ थे ईसाई धर्म। किस धर्म को मानते थे? ईसाई धर्म को। कुछ सिंगली भाषा बोलते थे, कुछ तमिल भाषा बोलते थे, लेकिन मानते किस धर्म को थे? ईसाई धर्म को। किस धर्म को मानते थे? ईसाई धर्म को। जो कितने परसेंट थे? 7%। कितने परसेंट थे? 7%। तो आया इतना समझ में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, श्रीलंका में कितने प्रतिशत भाषा सिंगली बोली जाती थी? 74%। श्रीलंका में कितने प्रतिशत भाषा तमिल बोली जाती थी? 18%।
श्रीलंका में सिंगली भाषा वाले लोग किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। श्रीलंका में तमिल जो लोग थे तो भारतीय मूल के तमिल कितने थे? 5%। श्रीलंकाई तमिल कितने थे? 13%। श्रीलंकाई तमिल या भारतीय मूल के तमिल या तमिल किस धर्म को मानते थे? हिंदू प्लस मुस्लिम धर्म को। कितने प्रतिशत ईसाई थे? 7%। कितने थे? 7%। अब हुआ क्या? सिंगली भाषा बहुसंख्यक, ये अल्पसंख्यक। अब ये लोग इन पर जबरदस्ती ठोकने लगे। क्या करने लगे? ठोकने लगे, बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने लगे। मतलब श्रीलंका में कहने लगे हम सिंगली भाषा के लोग अधिक हैं, तो ये श्रीलंका में किसकी चलेगी? सिर्फ हमारी प्राथमिकता रहेगी कहाँ? श्रीलंका में। तो देखिए इन बातों के कारण श्रीलंका में किस प्रकार बहुसंख्यकवाद बढ़ा। देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने वाले कदम, कहने का मतलब श्रीलंका में क्या क्या कारण रहे जिनसे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद बढ़ चढ़कर बढ़ता जा रहा था। बहुसंख्यकवाद मैं बता चुका हूं आपको। बहुसंख्यक समुदाय वाले लोग जब अल्पसंख्यक समुदाय लोगों की इच्छा व आवश्यकताओं की अवहेलना कर अपने मन से शासन करते हैं, वो क्या कहलाता है? बहुसंख्यकवाद। और बहुसंख्यकवाद कौन थे यहाँ बहुसंख्यक? सिंगली भाषा वाले। कौन थे? सिंगली भाषा वाले। तो सिंगली भाषा वाले लोग हमेशा किसको दबाते थे? तमिल भाषा के लोगों। तो ऐसे दबाते गए। इनके क्या परिणाम निकले वो हम पढ़ेंगे यहाँ। तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने वाले कदम, पहला कदम क्या था कि 1956 में क्या हुआ? 1956 के समय सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया श्रीलंका की। तमिल को नहीं किया गया, किसको किया गया? सिंगली को। तो 1956 में सिंगली को राजभाषा का दर्जा मिल चुका था। कहाँ? श्रीलंका में। विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में जो सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती थी, जो सिंगली भाषा बोलते थे उनको क्या दी जाती थी? प्राथमिकता। और इनको प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। देखिए सिंगली भाषा वाले लोग किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। और बौद्ध धर्म को श्रीलंका में बौद्ध धर्म को मत को क्या मिलने लगा? संरक्षण, मतलब बढ़ावा मिलने लगा, संरक्षण, इनका बचाव होने लगा। श्रीलंका में सबसे अधिक किस धर्म को बढ़ावा मिलने लगा? बौद्ध धर्म को। किस धर्म को बढ़ावा मिलने लगा? बौद्ध धर्म को। ये सारी स्थिति देखकर अब श्रीलंका में इस बहुसंख्यकवाद के क्या परिणाम निकलेंगे? तो ये क्या थे? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने वाले कदम। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंगली भाषा को श्रीलंका की राजभाषा कब घोषित किया गया था? 1956 में। कब किया था बच्चा? 1956 में। देखिए हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और श्रीलंका आज़ाद हुआ था आपका 1948 में। कब आज़ादी मिली थी श्रीलंका को? 1948 में। आया समझ इतना? तो सामाजिक संरचना देखिए हमने, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसे बढ़ा, क्या क्या प्रयास, क्या क्या कदम उठे वहाँ, जिस प्रकार श्रीलंका बहुसंख्यकवाद बढ़ता गया। तो इतना समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखते हैं आगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के परिणाम क्या निकले। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के क्या परिणाम निकले, तो वो सब देखने के लिए पहले एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की परिभाषा बता चुका हूँ मैं आपको। सामाजिक संरचना, सिंगली भाषा जो बोलते थे 74% थे और किस धर्म को मानते थे? ये बौद्ध धर्म को। जो तमिल थे वो 18% थे, लेकिन ये तमिल भी कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक थे श्रीलंकाई तमिल जो 13% थे और जो एक थे भारतीय मूल के तमिल जो 5% थे। श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंका में रहते थे, भारतीय मूल के तमिल जो भारत से व्यापार करने के लिए कहाँ पहुँच गए? श्रीलंका। दोनों किस धर्म को मानते थे? हिंदू प्लस मुस्लिम, दोनों धर्म को मानते थे। कुछ सिंगली भाषा बोलते थे, कुछ तमिल भाषा बोलते थे, वो थे ईसाई। वो कितने परसेंट थे? 7%। इसी बहुसंख्यकवाद के कारण, संख्या इनकी अधिक थी, इसी के कारण श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? बहुसंख्यकवाद बढ़ने लगा। बढ़ने के कारण पहला कारण क्या था? 1956 में सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। वहाँ की मतलब जो राजभाषा, राज्य की जो भाषा होगी कौन सी होगी? सिंगली भाषा, ये कह दिया गया। तो तमिल लोगों को क्या गुस्सा आएगा? विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियों में सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाती थी? जो सिंगली भाषा बोलते थे। राज्य द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण देने लगा। कहने का मतलब हिंदू मुस्लिम को संरक्षण नहीं मिला, किसको संरक्षण मिला? सिर्फ बौद्ध धर्म। किसको मिला? बौद्ध धर्म को। तो इन कदमों से श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के क्या परिणाम निकले? ठीक है, तो अब देखेंगे हम श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के परिणाम। ये वाली हेडिंग देखिए बच्चों, देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के परिणाम, क्या परिणाम निकले इन बातों के? तो पहला परिणाम क्या निकला? भेदभावपूर्ण निर्णयों ने तमिल की नाराजगी को बढ़ा दिया। ये सारे कदम देखकर तमिल लोग क्या करने लगे कि वो सोचने लगे कि ये सिंगली भाषा वाले लोग हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं और उनके बीच में नाराजगी बढ़ने लगी।
तमिल द्वारा अलग राजनीतिक दल बनाए गए। अब उन्होंने तमिल लोगों को लगा कि ये सिंगली भाषा वाले लोग हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ना हमारी कोई मदद करेंगे, ना हमारी सुनेंगे, हमारा शोषण करते जाएंगे। इस शोषण से बचने के लिए हम क्या बनाए, राजनीतिक दल बनाए। तमिल वाले सोचने लगे तो तमिलों द्वारा क्या होने लगा, अलग राजनीतिक दल बनाए गए, अलग राजनीतिक दल बनाए गए। और जैसे ही 1956 में सिंगली को राजभाषा का दर्जा मिला था कहाँ, श्रीलंका में, उसी प्रकार तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए तमिल लोग अपनी मतलब प्रतिक्रिया बढ़ाने लगे। तमिल को राजभाषा बनाने की मांग बढ़ने लगी, कहने लगे कि हमारी जो आपने जो सिंगली भाषा को राजभाषा दर्जा दिया है, सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, तमिल भाषा को। ये तमिल मांग बढ़ने लगी, राजभाषा को लेकर तमिल को राजभाषा बनाने के लिए मांग बढ़ने लगी। हुआ क्या, इस मांग के कारण पार्टी एक मतलब इन सारी कामों को करने के लिए एक राजनीतिक दल होना चाहिए। तो 1980 के दशक में, 1980 के दशक मतलब 10 वर्षों का समय, 1980 के दशक में तमिल लोगों ने एक स्वतंत्र तमिल इलम सरकार का क्या किया, मांग की और इसका गठन भी हो गया था। तो 1980 के दशक में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार की क्या होने लगी, मांग, किसके द्वारा, तमिल लोगों के द्वारा। कब होने लगी, 1980 के दशक में। तो आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र तमिल इलम सरकार का गठन किसने किया था, तमिल लोगों ने। कब किया था, 1980 के दशक में। अब होने क्या लगा, ये परिणाम इतने ज़्यादा हो गए, ये कदम इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब सिंगली भाषा वाले लोग और तमिल भाषा लोगों के बीच में गृह युद्ध होने लगे। गृह युद्ध मतलब एक राज्य की सीमा के अंतर्गत होने वाले युद्ध क्या कहलाते हैं, गृह युद्ध। तो सिंगली भाषा और तमिल भाषा के लोगों के बीच में क्या होने लगे, गृह युद्ध प्रारंभ हो गए। काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी लोग शरणार्थी बने, कहने का मतलब किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगे। उनसे हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, शरणार्थी। क्या कहते हैं, शरणार्थी। तो परिणाम क्या निकला, सिंगली और तमिलों के बीच में सब इन बातों का परिणाम लास्ट में क्या निकला, जो सिंगली भाषा बोलते थे, जो तमिल भाषा बोलते थे, उनके बीच में गृह युद्ध होने लगे। काफ़ी गृह युद्ध बढ़ते गए, इतने गृह युद्ध बढ़ गए कि हजारों लोगों की क्या हो गई, मृत्यु। हजारों लोगों की क्या होगी, मृत्यु। और शरणार्थी, हजारों लोग क्या बन गए, शरणार्थी। हजारों लोग क्या बन गए बच्चा, शरणार्थी। तो आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले बेल्जियम देश पढ़ा। बेल्जियम देश में इस प्रकार की कोई भी तथ्य, कोई भी हमें परिणाम देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि बेल्जियम देश ने सत्ता की साझेदारी का व्यवस्थित रूप से क्या किया था, प्रयोग। लेकिन उसी व्यवस्थित रूप का प्रयोग करने के लिए श्रीलंका प्रयोग नहीं कर पाई। उसी सत्ता की साझेदारी का व्यवस्थित रूप से प्रयोग श्रीलंका की सरकार नहीं कर पाई। श्रीलंका के मंत्री ये सारी व्यवस्थाओं को लागू नहीं कर पाए। उसी का परिणाम हमें क्या देखने को मिला, तमिल और सिंगली भाषा के लोग आपस में नाराजगी बढ़ाने लगे। वो उसका विरोध, सिंगली भाषा वाले तमिल का विरोध करने लगे, तमिल भाषा वाले लोग सिंगली भाषा का विरोध करने लगे। और ये विरोध इतने हद तक बढ़ गया कि आपस में उनके बीच में क्या होने लगे, गृह युद्ध होने लगे। क्या होने लगे, गृह युद्ध होने लगे। इसी गृह युद्ध का कारण क्या बना, हजारों लोगों की मृत्यु हुई, हजारों लोग क्या बन गए, शरणार्थी। क्या बन गए, शरणार्थी। तो सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए हमने कितने देशों को पढ़ा, 2 देशों को। एक पढ़ा हमने बेल्जियम देश, एक पढ़ा हमने श्रीलंका देश। बेल्जियम देश ने सत्ता की साझेदारी का प्रयोग किया, लेकिन श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का प्रयोग नहीं हो पाया। इसी का परिणाम क्या हुआ, वहाँ युद्ध हुए, लाखों लोग, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग शरणार्थी बन गए। ठीक है, ये था आपका सत्ता की साझेदारी का पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 3 और पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, फिनिश। क्या हो जाएगा बच्चा, फिनिश। तो आपको सब कुछ समझ में आया। अब देखिए समझिए, इसमें क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद बढ़ा, इसके परिणामों को लिखिए। क्या परिणाम थे उसके, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद बढ़ा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लिख सकते हो। आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका के जातीय संरचना को समझाइए। श्रीलंका की जातीय संरचना को समझाइए या सामाजिक संरचना को समझाइए। तो ये सब कुछ आपको लिखना होगा। जैसा मैंने बनाया आपको वैसा लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सामाजिक संरचना को लिखना होगा आपको। मैंने बताया हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ, 1947। उसके 1 वर्ष के बाद 1948 में कौन सा देश आज़ाद हुआ था, सिंगली भाषा का। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है टिक मार्क में, सिंगली भाषा कितने %, सिंगली भाषा वाले लोग किस धर्म को मानते थे, तमिल भाषा कितने %, तमिल भाषा वाले लोग किस धर्म को मानते थे, भारतीय मूल के तमिल कितने थे, श्रीलंकाई तमिल कितने थे। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है सिंगली को राजभाषा का दर्जा कब मिला श्रीलंका में, 1956 में। आया समझ में इतना। ये सब थी हमारी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमने किसका चर्चा की, श्रीलंका की चर्चा की। पार्ट नंबर 1 हमने बेल्जियम की चर्चा की। इतना बिल्कुल आपको समझ में आ गया
होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश ने सत्ता की साझेदारी का प्रयोग नहीं किया, तो आंसर क्या होगा आपका श्रीलंका। अब इसका हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल तरीके से फिनिश हो जाएगा। समझ में आएगा बच्चों, तो पढ़ते रहिए।